जिससे चैप्टर नंबर 20 में एक टॉपिक है एक्सरेज के बारे में। एक्सरे किसने डिस्कवर की? रंजन 1895 में डिस्कवर किया एंड गेट नोबेल प्राइज। ये शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जिनकी रेंज है -9 to -11 राउंड अबाउट 1 ऑनस्ट्रॉन्ग लेते हैं 10 पावर -10। नेचर इज सिमिलर with gamma rays, but cannot perform pair production. ये फोटो इलेक्ट्रिक और काउंटर तो कर सकती है मगर पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसके लिए एनर्जी काफ़ी नहीं है इसके पास। There are two types of X-rays. पहली है कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्रीट। ये कैसे पैदा होती हैं इनको समझने के लिए एटम की शेप को देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट करें एक हैवी एटम है, जिसके डिफरेंट ऑर्बिट हैं और ये इसका एटॉमिक नंबर हाई है, हाई एटॉमिक नंबर है। ऑर्बिट में तरतीब होती है इलेक्ट्रॉन की 2, 8, 18, 32 तरतीब होती है। तो डिफरेंट तादाद में इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, K ऑर्बिट है, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट अप टू सो ऑन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें बाहर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दें, पोटेंशियल दें। अगर इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा, VE। ठीक, तो VE एनर्जी दी, इस एनर्जी से आपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया एटम पर, उसने जाकर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से नॉक आउट कर दिया। फर्ज करें ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्ज करें नॉक आउट हो गया या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
नतीजा क्या निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया, ये स्कैटर हो गया, यहाँ एक वैकेंसी बच गई, खाली जगह बच गई। किस ऑर्बिट में, इसको न्यूक्लियस कर लेते हैं, ये के ऑर्बिट एल। के ऑर्बिट के किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ठीक है। खाली जगह उसकी जगह लेने के लिए अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ से आ सकते हैं, एल ऑर्बिट से भी आ सकता है, एम ऑर्बिट से भी आ सकते हैं और एन ऑर्बिट से भी आ सकता है। तो जो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। किसकी शक्ल में, एक्सरे की शक्ल में। उसे हम जिन फर्ज करें एल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के में आया, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो किसकी शक्ल में एमिट होगा, एक्सरे की शक्ल में, और उसका नाम हम के एक्सरे रख लेंगे। अगर एल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए तो जो एक्सरे इमिट होंगी वो एल एक्सरेज होंगी। जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इजेक्ट होता है, नाम उसी के तौर पर रखा जाता है। तो ये एक्सरेज हैं जिसे मैंने के एक्सरे कहा। अब इसकी भी 3 टाइप्स हो सकती हैं। अगर तो के ऊपर जो ऑर्बिट एल है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जगह लेने के लिए है तो इसे हम के अल्फा एक्सरे कहेंगे, और उसकी एनर्जी किसके डिफरेंस के बराबर होगी, एल और के की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। अगर एम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन है तो के बीटा एक्सरे है, जिसका एनर्जी एम और के डिफरेंस के बराबर है। के गैमा में क्या होगा, एन और के में जितना एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी एमिट होती है। तो बताइए इन तीनों में से एनर्जेटिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी, के अल्फा, के बीटा, के गामा की। जहाँ एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में डिफरेंस, तो ज़ाहिर है ये गैप ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा। ई गामा इन सब में ज़्यादा एनर्जेटिक है। सो एनर्जी ऑफ के गामा इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के बीटा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। तो ये फिक्स एनर्जी के हैं। अगर एल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, ये एल ऑर्बिट है, इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और इसकी जगह लेने के लिए एम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गया या एन ऑर्बिट से, तो वो एल एक्स रेज होंगी। जो एल अल्फा एक्स रे है उसकी एनर्जी किसके डिफरेंस के बराबर होगी, एम और एल के डिफरेंस के बराबर। एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ एल। एल बीटा क्या होगा, एन और एल के डिफरेंस। इसमें ग्राउंड ऑर्बिट एल ही है क्योंकि ये एल एक्सेस हैं। इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, एल बीटा ज़्यादा एनर्जेटिक है एल अल्फा से। अगर कंपेयर करें एल अल्फा और के अल्फा, इनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, वजह, हाँ, जो आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाते हैं इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है, लिहाजा कम एनर्जी की एक्सेस इमिट होती हैं। तो अगर सबको तरतीब से लिखा जाए तो सबसे एनर्जी किसकी होगी, के गामा, फिर के बीटा, फिर के अल्फा, उसके बाद एल बीटा, फिर एल अल्फा।
अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखें तो वेवलेंथ ऑफ के गामा इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ के बीटा लेस देन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। इनकी एनर्जी का डिपेंड इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कतई नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्सेस इमिट हो रही है वो जस्ट इन जो एटम था, टारगेट था, उसके जो ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी पैदा हो रही है। अब इसको जितनी मर्जी एनर्जी दे दें ये फ़िक्स वैल्यू की इमिट होती हैं। चूँकि ये फ़िक्स वैल्यू की इमिट होती हैं इसलिए इनको डिस्क्रीट या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस कहते हैं, फ़िक्स वैल्यू की हैं। इनका डिपेंड अप्लाइड वोल्टेज पे नहीं होता। जो आपने वोल्टेज अप्लाइड की है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस का डिपेंड अप्लाइड वोल्टेज पर नहीं है बल्कि किस पे होता है, नेचर ऑफ टारगेट पे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टारगेट। जितना हैवी टारगेट होगा उतने ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सेस इमिट होंगे, तो इसे हम इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। क्योंकि अगर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो जो एनर्जी डिफरेंस बनता है वो एक्सरे की रेंज में लाई करती है एनर्जी। अगर इस एम या एन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, एन से उसकी जगह लेने के लिए, तो ये एनर्जी गैप कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट तो होंगी मगर वो एक्सरे की रेंज में लाई नहीं करती। वह जो एक्सरे पैदा होती है उसमें हर एनर्जी की रेडिएशन शामिल होती हैं, कम एनर्जी की भी होती हैं, ज़्यादा एनर्जी की भी होती हैं। दूसरी किस्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी है कंटिन्यूअस। ये एक फिनोमेना से पैदा होती है जिसको ब्रैमस्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रैमस्टॉलिंग। ये एटम है टारगेट, आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी पोटेंशियल से VE और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया टारगेट के ऊपर। अब जो ये एटम में दाखिल होता है इसकी एनर्जी, इसको रिपल्शन का सामना करना पड़ता है या रुकना शुरू हो जाता है, इसकी वेलोसिटी में कमी आती है, इसमें डिसेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट करेगा तो एनर्जी पैदा होगी, नॉकआउट भी कर सकता है मगर इसकी वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाता है। अब इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, हमने इसको V0E या VE एनर्जी दी थी, इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी। हमने पढ़ा था कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 16 चैप्टर में है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है, लिहाजा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगा करेगा। तो इसकी जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में इमिट होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहलाती है। सही है। अब इस एक्सरे की एनर्जी का डिपेंड अप्लाइड वोल्टेज पर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को देंगे
वही एनर्जी री इमिट होनी है कंटिन्यूस एक्सरे की शक्ल में। सो एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्ट, कंटिन्यूस एक्सरेज डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या कंटिन्यूस का जिक्र ना हो, पूछे जाए एनर्जी ऑफ एक्सरे किस पे डिपेंड करती है और दोनों ऑप्शन हो, तो फिर आपने बोथ का ऑप्शन लगाना होता है, अप्लाइड वोल्टेज पर भी, नेचर ऑफ टारगेट पर भी। अगर बोथ का ना हो तो फिर अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे वो कंटिन्यूस एक्सरे, जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी की सारी कंटिन्यूस एक्सरेज हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी की एनर्जी की एक्सरे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है एक्सरे किस पोर्शन ऑफ बॉडी का कर रहे हैं, दांतों का कर रहे हैं, पेट का कर रहे हैं, सर का कर रहे हैं, कहाँ का, उसके मुताबिक आप अप्लाइड वोल्टेज देते हैं, उसके करस्पॉन्ड एनर्जी मेट होती है। सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज का डिपेंड एनर्जी पर होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो हार्ड एक्सरेज हैं, जिसकी एनर्जी कम है वो सॉफ्ट। तो सॉफ्ट या हार्ड बनाते हम कैसे हैं? अप्लाइड वोल्टेज की मदद से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की एनर्जी तो फिक्स है, वो तो ऑर्बिट के डिफरेंस से पैदा होती है। तो जो हॉस्पिटल में आप इस्तेमाल करते हैं अमूमन वो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं, हार्ड नहीं होती। जो बंदे पे मारनी है वो सॉफ्ट होती हैं। तो ये कंटिन्यूस एक्सरे पैदा करने का तरीक़ाकार है। इसकी ट्यूब जो कोलेज ट्यूब कहलाती है, इसमें क्या कुछ शामिल होता है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसके साथ हम लो टेंशन बैटरी बांधते हैं। इसका काम फिलामेंट को हीटअप करना है और फिलामेंट कैथोड को हीटअप करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो इस स्मॉल बैटरी का काम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना होता है। अब अगर ये पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फिलामेंट करंट बढ़ेगा। ये लो टेंशन बैटरी होती है। लो टेंशन बैटरी को बढ़ाने से, पोटेंशियल ज़्यादा करने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाते हैं, इसे कहते हैं फिलामेंट करंट बढ़ जाता है। ये कैथोड का पोर्शन है, ये एनोड है। ये एनोड कॉपर ब्लॉक होता है और उसमें ये टारगेट होता है टंगस्टन का। इधर कुछ पाइप होते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए। कूलिंग पाइप है। इनका काम क्या होता है? एक्सरे इमिट होने के बाद टारगेट गर्म हो जाता है, उसको ठंडा रखा जाए, उसको हीट अप ना करने दिया जाए। एक बड़ी बैटरी रखी जाती है कि इसके दरमियान एनोड और कैथोड के दरमियान। ये हाई टेंशन बैटरी है जिसकी रेंज 25 किलो वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट तक है। इस बैटरी का काम क्या होता है?
जो हाई टेंशन बैटरी है, ये कैथोड और एनोड के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। इसका काम इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, वेलोसिटी देना होता है। इस बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन पैदा करना, बड़ी बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना, उनको एक्सेलरेट करना होता है। तो ये टारगेट है टंगस्टन, जिससे आपने एक्सरे इमेज करती है। ये कापर ब्लॉक में होता है, कापर ब्लॉक है, कापर ब्लॉक के अंदर टारगेट होता है, जिसको अमूमन टंगस्टन होता है। टारगेट के लिए क्या ज़रूरी होता है कि टारगेट में दो खसूसियत होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो होनी चाहिए टारगेट में। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करेंगे टारगेट पर, और जो मैंने कंटिन्यूस एक्सरे का प्रोसेस बताया, कैरेक्टर्स का वही रिपीट होगा और यहाँ से एक्सरेज इमिट होती हैं। अगर इंटेंसिटी को प्लॉट किया जाए अगेंस्ट वेवलेंथ, तो ख़ास वेवलेंथ से एक्सेस इमिट होती हैं। कुछ पीक्स हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं लैम्डा मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ, ये लैम्डा मैक्सिमम, इसकी रेंज में एक्सेस होती हैं। याद रखिएगा, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम, इसका ताल्लुक कंटिन्यूस एक्सरेज से है। मिनिमम किस एनर्जी वेवलेंथ की और मैक्सिमम किस वेवलेंथ की एनर्जी आ सकती है। ये जो दरमियान में पीक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं। इसका आप कह लें ये के बीटा है, ये के अल्फ़ा है, उसके पीछे के गैमा होगा। अगर के गैमा को लिखें तो यहाँ कहीं के गैमा भी होगा। तो जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इन सब में एनर्जेटिक कौन सा है, के गैमा, फिर के बीटा, फिर कम एनर्जी है के अल्फ़ा की। यहाँ पर एल सीरीज़ होती है, इट इज़ एल बीटा, इट इज़ एल अल्फ़ा। तो वेवलेंथ यूँ इंक्रीज़ कर रही है, वेवलेंथ के बढ़ने से एनर्जी इनकी कम हो रही है। लेकिन जहाँ तक इंटेंसिटी का ताल्लुक है, के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी क्या ताल्लुक है, जब भी आप एक्सरे पैदा करते हैं तो मोस्टली के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और उसके नियरली ऑर्बिट कौन सा है, के बाद एल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जगह लेने के लिए आते हैं। तो ज़्यादा तादाद में एक्सरे कौन सी पैदा होती हैं, के अल्फ़ा। इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ़ रेडिएशन से। तो नंबर ऑफ़ रेडिएशन के अल्फ़ा ज़्यादा होती हैं, एनर्जी के गामा की ज़्यादा होती है। तो अगर एनर्जी बढ़ानी हो तो किसको बढ़ाएंगे, अप्लाइड वोल्टेज को। इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो किसे बढ़ाएंगे, फिलामेंट करंट या लो टेंशन बैटरी को बढ़ाते हैं। फिलामेंट करंट बढ़ा दें, फिलामेंट को ज़्यादा पोटेंशियल दे दें, ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज़्यादा तादाद में एक्सरेज पैदा होंगी। जब नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा पैदा होंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी।
lambda for continuous x-rays is proportional to intensity of electron temperature of target intensity of x-ray inversely to energy of electron. ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन जो टारगेट पे हिट करने जा रहा है। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? डेल्टा। जितनी लैम्डा शॉर्ट होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। These are minimum wavelength of continuous lambda 1 lambda 2 wavelength है continuous x-rays और characteristic x-rays की। Then lambda 1 is equal to lambda 2 lambda 1 associated to continuous x-rays, lambda 2 for continuous x-rays। किसकी वेवलेंथ में क्या रिलेशन है दोनों में, ये बताइए। पहले तो ये बताएं कि कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी ज़्यादा इनर्जेटिक है। किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? कंटिन्यूस की, क्योंकि उसका डिपेंड अप्लाइड वोल्टेज पर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंड करती है, वो फिक्स है, ना चेंज हो सके ना कुछ। एनर्जी में जो ऑर्बिट का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये कम एनर्जी की रेस होती है। लिहाजा लैम्डा 1 शुड बी, लैम्डा 1 किसकी वेवलेंथ है? कंटिन्यूस की। सो लैम्डा 1 शुड बी लेस देन लैम्डा 2, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस की ज़्यादा है, लैम्डा इसकी शॉर्ट होगी। मैक्सिमम कितनी एनर्जी का एक्स-रे पैदा हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी थी V0 वी नॉट क्या है? पोटेंशियल। वो सारी की सारी फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटॉन तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी किस में प्रोड्यूस करने में, एक्स-रे पैदा करने में खर्च कर दे, एक ही फोटॉन पैदा हो। तो फ्रीक्वेंसी से मालूम करनी हो तो मालूम कर लें V0 डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर वेवलेंथ मालूम करनी है तो दोबारा लिख सकते हैं इसको F की जगह C/λ। लैम्डा मालूम कर लें HC/V0। तो ये मिनिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला है। इसको कट आउट वेवलेंथ भी कहते हैं। अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करें, हाँ जी, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स इज produced
by 1 kilovolt potential difference. When 1 kilovolt potential difference is applied between anode and cathode. तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन से? इसमें एच सी ओवर ई, इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। अननोन क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल गिवन होगा 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट, तो सॉल्व किया जा सकता है। ये फार्मूला खासी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एच सी ओवर ई, इसकी एक वैल्यू मालूम कर लें, वही डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नीचे पोटेंशियल पुट कर दिया करें, हर दफ़ा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। और ये कितना होता है? 6.63 10 पावर -34 मल्टीप्लाई 3 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.6 10 पावर -19। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? कुछ आती थी, मुझे भूली, 1240 है। 1240 मल्टीप्लाई 10 पावर समथिंग है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बताओ कितने आंसर आता है? इस वैल्यू को याद कर लें, हर जगह ये अप्लाई कर देना। तो इसका सही ऑप्शन अल्फ़ा है। X-rays are produced operating at 10 power 5 volt speed of X-ray. अब स्पीड मालूम करनी है, कैसे करेंगे? कैसे निकालें? नहीं पता। These are electromagnetic wave. Speed is fixed 310 power 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहे गामा रे हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट, कोई भी है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। Potential difference of 42,000 volt is applied
frequency maximum is हाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब लैम्डा मिनिमम कहें या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसका मतलब ये होता है सारी की सारी एनर्जी जो आपने अप्लाई की थी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी फोटॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है या लैम्डा मिनिमम होती है। तो इस इक्वेशन से आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। पोटेंशियल गिवन है, ई एच कॉन्स्टेंट है, तो 19 में आएगा ऑप्शन। Binding energy of tungsten (40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट). बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपने न्यूक्लियस के साथ इस एनर्जी से जुड़ा हुआ है। To produce characteristic X-rays potential difference should be इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना पोटेंशियल अप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाए? अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और आपको पोटेंशियल कितना देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए? ये वाली 40 किलो वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल जितना आप देते हैं वो जब 4 से ई से मल्टीप्लाई होगा 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन जाएगा। तो ग्रेटर होनी चाहिए क्योंकि वो खुद मर नहीं जाता। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बल्कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी भी होती है। सो शुड बी ग्रेटर देन 40 किलो वोल्ट। कुछ समझ आई है? चलो, कल आपका टेस्ट है, उनमें ये 2 टॉपिक ही शामिल होंगे। कौन से थे? एनर्जी लेवल, जो हमने डिफरेंट सीरीज़ पढ़ी थी, कुछ ना कुछ एनर्जी के बारे में देख लेना, और ये एक्स-रे भी है।